नमस्कार साथियों। ट्रिपल पी आईएएस एक्सपीरियंस आउटकम के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हमारे पिछले 6 लेक्चर अब तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम 7th लेक्चर की शुरुआत करेंगे। उससे पहले हम आपके साथ एक कोट जो चाणक्य का, गुरु चाणक्य का है, वो आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। चाणक्य ने कहा है कि दूसरों की गलतियों से सीखें, अपने ऊपर प्रयोग करके सीखने पर तुम्हारी आयु कम पड़ जाएगी। यानी कि आप दूसरे अनुभवी व्यक्तियों से कुछ शिक्षाएं लें, ताकि आप अपने जो कार्य में लगे हुए हैं उन कार्यों में जिन तरीकों से असफल होने के चांसेस होते हैं उनसे बचा जा सके। एज अ सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट हमें भी यह समझना होगा कि इतने बड़े ब्रॉड सिलेबस में से कितना पढ़ें, कैसे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, ये सब यदि आपको किसी एक प्लेटफॉर्म से बताया जा रहा है तो उसे हम समझें, ताकि हम बिना भटकाव के अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। इसी प्रयास में ट्रिपल पी आईएएस प्लेटफॉर्म आपके लिए एमसीक्यू सीरीज के माध्यम से पॉलिटी सेक्शन अभी कंप्लीट करने की ओर बढ़ रहा है। आए आए आगे देखते हैं। आज के पहले क्वेश्चन से हम शुरुआत करेंगे, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ किस वायसराय के काल में हुआ था। लोकल गवर्नेंस की शुरुआत किस वायसराय के काल में हुई थी, यह आपसे पूछा जा रहा है। जिसमें पहला विकल्प है लॉर्ड मेयो, दूसरा है लॉर्ड लिटन, तीसरा है लॉर्ड रिपन और चौथा है लॉर्ड डफरिन। तो इसका जो सही आंसर है वो लॉर्ड रिपन इसका आंसर है। लॉर्ड मेयो के काल में इसकी शुरुआत नहीं हुई थी, क्यों इनके काल में अगर आपको एक क्वेश्चन ध्यान रखना है तो जनगणना की शुरुआत इनके काल में हुई थी। लॉर्ड लिटन को बहुत ही प्रतिक्रियावादी वायसराय के रूप में जाना जाता है। लॉर्ड डफरिन के काल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। ये इस प्रकार से फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो लॉर्ड रिपन है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है किस अधिनियम के द्वारा स्थानीय स्वशासन को केंद्रीय विषय से हटाकर राज्य सूची के विषय में, यानी यहाँ राज्य का विषय यानी राज्य सूची के विषय में बनाया गया था। पहले यह जो स्थानीय स्वशासन था ये केंद्रीय विषय हुआ करता था, इसे हटाकर राज्य का विषय बनाया गया था। तो हम देखेंगे कि भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1909 और भारत शासन अधिनियम 1861, ये 4 विकल्प दिए गए हैं। इसमें से जो सही विकल्प है वो है भारत शासन अधिनियम 1919 का। इसी समय चेम्सफोर्ड वाले जो सुधार आए थे, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, उन्हीं के माध्यम से स्थानीय स्वशासन को केंद्रीय विषय से हटाकर राज्य के विषय में रखा गया था। आगे बढ़ेंगे। आज का क्वेश्चन नंबर देखेंगे थर्ड, जो आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर थर्ड कि किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। कौन सा संविधान संशोधन था जिसके आधार पर पंचायती राज PRI पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया था। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर ए बोलता है 73वें संविधान संशोधन 1992, 74वें संविधान संशोधन 1992, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 और 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978। मैं पिछले 6 लेक्चर के अंदर इन दो जो संशोधन है इनको काफ़ी डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं। इनके जो प्रावधान है हम कई क्वेश्चन के माध्यम से आपके सामने रख चुके हैं। 42वां संविधान संशोधन 1976 और 44वां संविधान संशोधन 1978। अब ये दो आपके सामने रह जाते हैं, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। तो जो पंचायती राज संस्थाओं के संवैधानिक आधार का संबंध रखता है वो आपका है 73वां संविधान संशोधन 1992। जबकि जो 74वां संविधान संशोधन है ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से है, यानी नगर निकाय के प्रावधान इसमें देखने को मिलते हैं। नगर निकाय। आगे बढ़ेंगे और आज का क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4, जो आपसे पूछ रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों को ग्राम पंचायत गठित करने का निर्देश दिया गया है। जैसा आपने अगर पढ़ा होगा, कहीं से भी पॉलिटी को पढ़ा होगा तो आपको ये बात पता होगी कि ग्राम पंचायत गठित करने का दिशा निर्देश कहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ एक हिंट दी गई है कि करने का निर्देश दिया गया है। निर्देश कहाँ पर आपने देखे हैं संविधान के अंदर, DPSP के अंदर, नीति निर्देशक तत्वों के अंदर भाग 4। DPSP कहाँ पर आपको मिलेंगे,
पार्ट 4 के अंदर आर्टिकल 36 से 51 तक ये लिखे गए हैं। तो 36 से 51 तक है, ये चारों ही आर्टिकल 36 से 51 के अंदर ही आ रहे हैं। तो आपको आंसर ढूंढना थोड़ा सा टफ होगा। यदि पता है तो आप आसानी से जाएंगे, और नहीं पता है तो आपको थोड़ा टफ होगा। हम आपको बता देते हैं कि ग्राम पंचायत गठित करने का जो निर्देश दिया गया है वो आर्टिकल 40 के अंदर दिया गया है। वैसे जो डीपीएसपी हैं उनके अंदर गांधीवादी दर्शन के तौर पर देखा जाता है। यह गांधीवादी जो विचारधारा है उसका समर्थन करने वाले प्रावधान के रूप में देखा जाता है। अब हम आगे देखेंगे आज का क्वेश्चन नंबर 5, जो हमसे पूछ रहा है कि संविधान के किस भाग के तहत पंचायत संबंधी प्रावधान किए गए हैं। पहले हमसे आर्टिकल पूछा था कि संविधान के किस उसमें अनुच्छेद में ग्राम पंचायत के गठित करने का निर्देश दिया गया है, तो वो होता है आर्टिकल 40 जो कि डीपीएसपी के अंतर्गत है। पार्ट 4 में है 36 से 51 तक है, और इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। किसे? डीपीएसपी को। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है जिसमें आपसे पूछा गया है संविधान के किस भाग के तहत पंचायत संबंधी प्रावधान, पंचायत के संबंधी प्रावधान किए गए हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। अब पार्ट, पहले आर्टिकल अब पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5, भाग 8, भाग 9, भाग 9A और भाग 10। हम भाग 8 के बारे में पहले भी कभी चर्चा किए हैं पिछले लेक्चर्स के अंदर। भाग 9 और भाग 9A, तो इसमें भाग 9 जो है यह संविधान का भाग पंचायत से संबंधित प्रावधान देखने को मिलते हैं। इसका जो विश्लेषण है, विवरण है जो हमें, वो मिलता है 243 आर्टिकल से लेकर 243O तक पंचायत के प्रावधान देखने को मिलते हैं। इस प्रकार से ये टोटल 16 अनुच्छेद हो गए, टोटल 16 आर्टिकल हैं इस जगह पर आपके सामने जो पंचायत से संबंधित विषय हैं। साथ ही साथ इसकी जो विषय हैं इसमें आर्टिकल में, एक आर्टिकल इसमें आता है 243G, 243G। इसमें जो विषय दिए गए हैं वो 29 विषय पंचायत के लिए दिए गए हैं, यानी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन उन 29 विषयों पर कानून बना सकते हैं और कार्रवाई कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे आज का क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें आपसे पूछा गया है बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया था। बहुत ही फैक्चुअल और बहुत ही पूछा हुआ, कई बार को एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। आसानी से आप बता सकते हो कि बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया था। तो इसका जो आंसर है वो है 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। लेकिन यदि हम देखें इसका उद्देश्य क्या था, तो 1952 में जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो चालू किए थे तत्कालीन सरकार, भारत सरकार के द्वारा, और 1953 में जो राष्ट्रीय विस्तार सेवा का प्रोग्राम चालू किया था, इन दोनों प्रोग्राम की समीक्षा करने के लिए और उनके बेहतर ढंग से कार्य करने के लिए उपाय सुझाने हेतु इस समिति का गठन, यानी B.R. मेहता समिति का गठन किया गया था। B.R. मेहता समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने 1957 में अपनी सिफारिश के अंतर्गत लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना प्रस्तुत की थी। तो इस प्रकार से आप जानेंगे कि 1957 की बलवंत राय मेहता समिति है। इसका मुख्य कार्य था कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा संबंधी जो 1953 की पहल थी, इन दोनों की समीक्षा करना और उनके आधार पर इनके बेहतरी ढंग से कार्य करने के उपाय सुझाना था। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा जा रहा है कि किस समिति ने पंचायती चुनावों में सभी स्तर पर राजनीतिक पार्टियों की आधिकारिक भागीदारी हो का सुझाव दिया था। आगे आधिकारिक भागीदारी किसकी? राजनीतिक पार्टियों की भागीदारी कहाँ पर? पंचायत के स्तर पर। कलर चेंज करता हूँ क्योंकि इसमें आज ये कोई एरर दिख रहा है, मैच कर रहा है। राजनीतिक पार्टियों को पंचायत चुनाव में भागीदारी के लिए सुझाव देने वाली समिति का कौन सी थी? तो इसमें बलवंत राय मेहता समिति है, GV के राव समिति है, LM सिंघवी समिति है और अशोक मेहता समिति है। आपको बता दें कि ये चारों ही समिति लिखी गई हैं, ये पंचायती राज से संबंधित ही समितियां हैं चारों की चारों। लेकिन जो राजनीतिक पार्टियों को पंचायत
चुनाव में भागीदारी की जो सिफारिश की थी, वो जो समिति थी वो अशोक मेहता समिति थी, जिसका गठन 1977 में तत्कालीन जनता पार्टी के द्वारा की गई थी। इस समिति के द्वारा ही जो बलवंत राय मेहता समिति थी, इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत का सुझाव दिया था, जबकि अशोक मेहता समिति ने 2 स्तरीय पंचायत का सुझाव दिया, मंडल और जिला। इनके में ग्राम, मंडल, ग्राम, मध्यवर्ती और जिला था। इनके में मध्यवर्ती और जिला, जिसको मंडल पंचायत के रूप में जाना गया। और उसके बाद जो जी बी के राव समिति थी, इसका गठन 1985 में योजना आयोग के द्वारा किया गया था, जबकि जो एल.एम. सिंघवी समिति है, इसका गठन 1986 में तत्कालीन भारत सरकार के द्वारा किया गया था। यदि हम देखें तो यही समिति है एल.एम. सिंघवी समिति, इसी की सिफारिश के आधार पर भारत में पंचायती राज का संवैधानिकरण किया गया। आगे और डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन दिए गए हैं इस प्रकार से। आप देख लो, ये चारों समितियां पंचायती राज से संबंधित हैं, किस किस ईयर की हैं और किसने गठन किया है, ये हम आपको बता चुके हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा कि राजनीतिक पार्टियों की आधिकारिक भागीदारी का समर्थन या सुझाव देने वाली समिति थी अशोक मेहता समिति। आगे बढ़ेंगे, आज का क्वेश्चन नंबर 8 जो आपसे पूछ रहा है कि पंचायती राज संस्थाओं के संवैधानिकरण की प्रक्रिया। मैंने जैसा बताया कि संवैधानिकरण की जो प्रक्रिया, संवैधानिकरण का जो प्रारंभ हुआ प्रक्रिया का, वो किस समिति की सिफारिश पर हुआ, तो वो एल.एम. सिंघवी समिति थी। किस संविधान संशोधन के माध्यम से सर्वप्रथम शुरू की गई थी? जैसा को आपको मैंने ऊपर बताया है कि 73, 73 एंड 74 ये दोनों संविधान लोकल गवर्नेंस से है। ये वाला पंचायती राज से या नगर निकायों से। इन दोनों के माध्यम से पंचायती राज को, नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। जबकि ये पूछ रहा है कि संवैधानिकरण की प्रक्रिया किस संविधान संशोधन के माध्यम से सबसे पहले शुरू हुई? क्या वो 64वां संविधान संशोधन था, या 65वां, या 66वां, या 67वां? तो आपको इसका आंसर बताना होगा। 64वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं के संवैधानिकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। इस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल में यह कार्य शुरू हुआ। लोकसभा में बिल पारित हो चुका था, लेकिन राज्यसभा में बिल पारित नहीं होने की वजह से यह प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकी। जबकि 65वें संविधान संशोधन के माध्यम से नगर निकाय संबंधी संशोधन आगे बढ़ाया गया। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है विकल्प ए, 64वां संविधान संशोधन। यदि हम आगे इसमें देखें तो एक बार और प्रयास हुआ था 1989 के अंदर, जब बीपी सिंह की सरकार थी, तत्कालीन प्रधानमंत्री बीपी सिंह जी थे, उनके कार्यकाल में हुआ, लेकिन 1990 में उनकी सरकार गिर जाने की वजह से इस पर कोई फर्दर कार्यवाही नहीं हो सकी। आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे आज का क्वेश्चन नंबर 9 जो आपसे पूछ रहा है कि किस प्रधानमंत्री के काल में पंचायती राज से संबंधित संशोधन किया गया? पंचायती राज से संबंधित जो संशोधन हुआ, यानी कि 73वां संविधान संशोधन जो हुआ 1992 का, ये किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ? पीवी नरसिम्हा राव, एच.डी. देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी। तो इसका जो सही आंसर है वो है पीवी नरसिम्हा राव। ये इनका जो प्रधानमंत्री काल है पीवी नरसिम्हा राव जी का, वो 1991 से 1996 तक का है। लेकिन ये जो 4 प्रधानमंत्री लिखे गए हैं, मैंने आपसे जैसा कि डिस्कस किया है कि यदि अनुभव है, हमारा अनुभव आपको पता है, तो उस अनुभव का लाभ आपको हमारे हर क्वेश्चन के अंदर देखने को मिलेगा। यह एक आंसर हो गया इसका कि किस प्रधानमंत्री काल में पंचायती राज से संबंधित संशोधन किया गया, तो वो हो गया पीवी नरसिम्हा राव। लेकिन ये जो चारों प्रधानमंत्री लिखे गए हैं, ये किसी लॉजिक से ही लिखे गए हैं। तो आप देखेंगे पहले प्रधानमंत्री इसमें पीवी नरसिम्हा राव जी लिखे हुए हैं, दूसरे इसमें लिखे गए हैं अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री, जो कि मई 1996 से मई 96 से जून 96, डेट इसमें कुछ हो सकती है, ईयर में बता रहा हूँ, मई 96 से जून 96 तक रहे। एच.डी. देवगौड़ा जी जो प्रधानमंत्री रहे, यह जून
1996 से लेकर अप्रैल 1997 तक रहे। इसके बाद नंबर आता है इंद्र कुमार गुजराल जी का, जो अप्रैल जो है 98 अप्रैल में 98 से मार्च 98 अप्रैल 97 तक, हाँ 97 तक देवगौड़ा जी रहे थे। तो 97 जो अप्रैल की थी, एक सेकेंड क्लियर करके लिख देता हूँ, इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। इसमें आपको अप्रैल 1997 में इंद्र कुमार गुजराल जी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और इनका टेन्योर रहता है मार्च 98 तक। ये जो चारों प्रधानमंत्री हैं, इनमें एक बात जो कॉमन है कि इन चारों प्रधानमंत्री जिस दौरान इन लोगों का कार्यकाल रहा, उस दौरान एकमात्र राष्ट्रपति रहे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, जिनका कार्यकाल हम देखते हैं 1992 से 97। तो इन चारों प्रधानमंत्रियों ने डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के साथ काम किया है। ये बात हमें आपको यहाँ बतानी थी। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे आज का क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें पूछा गया आपसे पंचायती राज के अंतर्गत पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव किस प्रकार किया जाता है। पंचायती राज में पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव किस प्रकार किया जाता है। ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। आप जब इसकी पीडीएफ हम टेलीग्राम में प्रोवाइड करते हैं, टेलीग्राम चैनल की लिंक हमारे हर पेज के अंदर दी गई है। आप देखो, ये टेलीग्राम की लिंक दी गई है, इस पर जाकर आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हो और इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। इसकी पीडीएफ प्राप्त करके आप पहले क्वेश्चन स्वयं सॉल्व करने का प्रयास करें, उसके बाद फिर हमारा वीडियो सुनें और अपने आंसर को मैच करें और देखें कि आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। इसके अंदर हम देखेंगे कि पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव किस प्रकार किया जाता है। तो पहला है जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, तीसरा है बी निर्वाचित सदस्यों के द्वारा, राज्य विधानमंडल के द्वारा निर्धारित तरीके से, और डी है राज्यपाल के द्वारा। तो इसका जो सही आंसर है वो आर्टिकल है एक 243C। इसमें आपको बताया गया है कि राज्य के विधानमंडल द्वारा जो भी प्रक्रिया निर्धारित की जाएगी, उस प्रक्रिया के तहत जो पंचायती राज का अध्यक्ष चुना पंचायत का अध्यक्ष चुना जाएगा, वही प्रक्रिया मान्य होगी। जबकि माध्यमिक और जिला स्तर के जो पंचायत हैं, वहां पर सभी सदस्यों का चुनाव सीधे तरीके से होता है और माध्यमिक और जिला स्तर के जो अध्यक्ष चुने जाते हैं वो निर्वाचित सदस्यों में से अपने स्वयं में से ही चुने जाते हैं, यानी अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। लेकिन जो ग्राम पंचायत वाला अध्यक्ष है, इसको राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित प्रक्रिया। उत्तर प्रदेश में अगर देखेंगे तो इनका प्रत्यक्ष निर्वाचन किया जाता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से विषय 11वीं अनुसूची के अंतर्गत समाहित हैं। सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि ये 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है। तो हम ऊपर भी एक बार आपसे डिस्कस कर चुके हैं, इसका संबंध पंचायती राज से है। तो अंतर समाहित है, तो इसमें पूछा गया है, हमने आपको बताया था कि इसमें 29 विषय लिखे गए हैं आर्टिकल 243G के अंतर्गत। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, दूसरा लिखा गया है टेक्निकल ट्रेनिंग एंड वोकेशनल एजुकेशन, तीसरा लिखा गया है स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य संबंधी संस्थाएं, और चौथा दिया है महिला एवं बाल विकास। तो आप देखेंगे कि इसका जो चारों पॉइंट लिखे गए हैं, ये चारों ही बिंदु 11वीं अनुसूची के अंतर्गत, यानी ये चारों ही सब्जेक्ट 11वीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। तो इस प्रकार से इसका आंसर होना चाहिए ऑल ऑफ द एबव। आगे बढ़ेंगे, आज का क्वेश्चन नंबर देखेंगे 12, जिसमें आपसे पूछा गया है संवैधानिक प्रावधान के तहत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय कौन करता है। पंचायत चुनाव कराने का निर्णय कौन करता है। राज्य निर्वाचन आयोग, भारत निर्वाचन आयोग, राज्य का राज्यपाल या राज्य सरकार। तो जैसा कि आपको पता है कि पंचायत का चुनाव कराने के लिए अलग प्रबंध संविधान में देखने को मिलते हैं 243 के अंदर। 243 के जो अनुच्छेद है वो हमें पंचायत से संबंधित चुनाव के बारे में व्यवस्था के बारे में एक्सप्लेन करता है। तो इसी अनुच्छेद के अंदर बताया गया है कि जो राज्य की सरकार होगी वो पंचायत चुनाव कराने का निर्णय लेगी।
तो इस प्रकार से 12वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है डी, राज्य सरकार। आगे बढ़ेंगे, 13 नंबर क्वेश्चन पे जाएंगे। इसमें पूछा गया है कि भारत में सर्वप्रथम नगर निगम, भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, दिल्ली। तो आपको इसके सही आंसर की तरफ जाना है, तो वो आंसर है इसका मद्रास। इसमें सबसे पहले जो अभी वर्तमान चेन्नई के रूप में है, ये वर्तमान चेन्नई, सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना मद्रास के अंदर 1688 के अंदर की गई। उसके बाद आगे बम्बई में, कलकत्ता में और मद्रास में जो व्यवस्थित ढंग से नगर निगम की स्थापना की गई वो 1793 के चार्टर अधिनियम के द्वारा की गई थी। कहाँ कहाँ? बम्बई और कलकत्ता और मद्रास में। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, जो हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें पूछा जा रहा है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अनिवार्य प्रावधानों में कौन कौन से विषय शामिल हैं? आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, इसके अंतर्गत दो तरीके के प्रावधान देखने को मिलते हैं, एक अनिवार्य और एक ऐच्छिक। तो अनिवार्य जो विषय हैं, अनिवार्य प्रावधान है, उनके अंदर क्या क्या शामिल है पूछा जा रहा है। तीनों स्तरों पर सभी सीटों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव, तीनों स्तर यानी ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती स्तर और जिला स्तर पर प्रत्यक्ष चुनाव, मैंने आपको ऊपर भी बताया है। पंचायत में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष, एक प्रावधान ये बताया जा रहा है इस विकल्प में। पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना, यह राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना आपको देखने को मिल जाएगी। यह बात बिल्कुल सही लिखी गई है, अभी ऊपर ही बताया था 243 के अंदर राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था है। ये जो लिखा गया है आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, इसकी जगह आपको होना चाहिए 21 वर्ष। तो इसमें देखेंगे कि यह वाला विकल्प गलत हो गया। तो इसमें हम देखेंगे कि सेकंड नंबर गलत हो गया, हमको बताने थे कौन से प्रावधान शामिल है। तो सेकंड गलत, यानी ये आंसर गलत, सेकंड गलत, यह गलत, यह गलत। इस प्रकार से इसका जो आंसर होना चाहिए वो सी होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। पैसा अधिनियम 1996 का मुख्य उद्देश्य क्या है? सबसे पहले तो आपको समझना है कि पैसा अधिनियम है वो किस वर्ष का है, तो 1996 का है। पैसा का जो फुल फॉर्म है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया, इसका फुल फॉर्म है। पूछा जा रहा है मुख्य उद्देश्य क्या है। संविधान के भाग 9 यानी पंचायती राज को के जो विषय हैं उनको जरूरी संशोधनों के साथ अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तारित करना। जो शेड्यूल एरियाज, शेड्यूल ट्राइब एरियाज हैं, शेड्यूल एरियाज हैं, उनको उनमें पंचायत के प्रावधानों को विस्तारित करना। जनजातीय जनसंख्या को स्वशासन प्रदान करना। जनजातीय समुदायों की परंपरा एवं रिवाज की सुरक्षा एवं संरक्षण प्रदान करना, यह बात इसमें बोली गई है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि पैसा पंचायत, इसके नाम से ही समझ में आ रहा है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज, तो ये बात बिल्कुल पहला विकल्प सही हो गया। दूसरा, बदलाव के साथ किया जा रहा है, तो इस प्रकार से उनकी परंपरा, रीति रिवाज और सुरक्षा का संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। तीसरी, जो लोकल गवर्नमेंट है वो प्रदान करके उनको स्वशासन प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है। इस प्रकार से इसका जो आंसर होना चाहिए वो ऑल ऑफ द एबव होना चाहिए। आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछा गया है पंचायती राज के वित्त के स्रोत, पंचायती राज जो है इसके वित्तीय के स्रोत, यानी इसको जो वित्त मिलता है वो कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, या कौन कौन से स्रोत इसके वित्त के साधनों में शामिल हैं। तो केंद्रीय वित्त आयोग हम आपको बता चुके हैं, इसका गठन 280 अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है। अनुशंसाओं के अनुसार केंद्र सरकार से प्राप्त अनुदान, राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान और केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं तथा अतिरिक्त केंद्रीय मदद के नाम पर कार्यक्रम केंद्रित आवंटन। तो यह वाला थर्ड वाला विकल्प बिल्कुल सही है। सेकंड वाला, राज्य वित्त आयोग का गठन इसमें किया गया है पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत, तो यह वाला विकल्प भी सही है। यदि आप इसमें कन्फ्यूजन हो यदि आपको इसके अंदर, तो केंद्रीय वित्त आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर ही अनुदान प्राप्त होता है। इस प्रकार से हम देखेंगे कि इसका जो आंसर होगा वो ऑल ऑफ दी एबव होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 में हमको गलत कथन का चयन करना है, गलत कथन मिलाना है
कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं और उनसे संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। हमें देखना है कि कौन सा इसमें गलत मैचिंग कर रहा है। तो अनुच्छेद 243D दिया गया है सीटों का आरक्षण, यानी SC, ST और महिलाओं के संबंधित आरक्षण का जो प्रावधान है 243D में देखने को मिलता है। 243I के अंदर वित्त आयोग का प्रावधान देखने को मिलता है। ये राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग की बात हो रही है यहाँ पर, केंद्रीय वित्त आयोग की नहीं। जो केंद्रीय वित्त आयोग है, केंद्रीय फाइनेंस कमीशन है, वो तो 280 के अंतर्गत है। 280 243G पंचायत की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व से संबंधित है। 243J के अंदर पंचायत का चुनाव देखने को मिलता है। यह इस क्वेश्चन में बोला गया है, आपको बताना है गलत विकल्प कौन सा है। तो इसमें सीटों का आरक्षण हमें डी में ही मिलता है। 243I में हमें वित्त आयोग देखने को मिलता है। 243G के अंदर हमें पंचायत की शक्तियों के प्राधिकार तथा उत्तरदायित्व यह भी देखने को मिलता है। जबकि 243J के अंतर्गत हमें पंचायतों के लेखा अंकेक्षण से संबंधित प्रावधान मिलता है। इस वाले प्रावधान में हमें ऑडिट का, पंचायतों का जो ऑडिट होता है उससे संबंधित प्रावधान देखने को मिलते हैं। जबकि ये पंचायत के चुनाव संबंधी जो प्रावधान है ये हमें 243 के अंदर देखने को मिलते हैं, जैसा कि हम ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो 243J है। ये मैं लिखता हूँ, मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आता होगा। हम इस प्रकार से बता रहे हैं कि 243J का संबंध ऑडिट से है और पंचायत का चुनाव 243K में है। इस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे आज के क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे फिर से पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के 74वें संशोधन अधिनियम 1992 1992 के द्वारा किन अनुच्छेदों को शामिल किया गया है। पहले तो आपको यह जान लेना है कि 74वें संविधान संशोधन का संदर्भ किससे हम पहले बता चुके हैं। किन अनुच्छेदों को शामिल किया गया है या आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि इसमें 243 पी तो सब में, आपको बताना है कि इसमें कौन से अनुच्छेद शामिल है। तो इसका जो आंसर है वो है डी विकल्प, अनुच्छेद 243 से लेकर 243 जेड जी तक के अनुच्छेद 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। इसमें कुल 18 अनुच्छेद हैं, 18 आर्टिकल इसमें देखने को मिलते हैं। 18 आर्टिकल इसमें देखने को मिलते हैं। इसी में एक आर्टिकल आएगा आपको 243W। इसमें आपको जो नगर निकायों को जो विषय प्राप्त प्रदान किए गए हैं उन विषयों की सूची मिलेगी और यह 18 ही विषय हैं। आप लोगों को लिंक करके पढ़ना पड़ेगा कि जैसे मैंने ऊपर बोला 243G उसके अंदर 29 विषय दिए गए हैं, यहाँ पर 243W या 18 विषय दिए गए हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे पूछा जा रहा है कि जिला योजना समिति के संबंध में सही कथन बताएं। जिला योजना समिति यह भी आपका 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़ा गया प्रावधान है। जिला योजना समिति के संबंध में सही कथन बताना है। जिला योजना समिति के 4/5 भाग सदस्य जिला पंचायत और नगर पालिका के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा स्वयं में से चुने जाएंगे। जिला योजना समिति जिले की पंचायत एवं नगर पालिका के द्वारा तैयार योजना को संगठित करेगी और जिला स्तर पर एक विकास योजना का प्रारूप तैयार करेगी। समिति का अध्यक्ष विकास योजनाओं को राज्य सरकार को प्रेषित करेगा। इसमें जो बातें लिखी गई हैं यह बात बिल्कुल सही लिखी गई है और जिला स्तर की एक विकास योजना का प्रारूप तैयार करेगी, यह बात भी बिल्कुल सही लिखी गई है और इनके जो चयन का प्रावधान दिया गया है यह भी बिल्कुल सही लिखा गया है। इस प्रकार से हम देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी एबव। अब जिला योजना समिति संबंधी प्रावधान 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 243 जेड के अंतर्गत किया गया है। 243 जेड के अंतर्गत जिला योजना समिति का प्रावधान है। आगे देखेंगे हम, इस प्रकार से एक और समिति देखने को मिलती है, वो समिति है हमारी महानगरीय योजना समिति। इसके संदर्भ में भी 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंदर प्रावधान किए गए हैं। वो जिला योजना समिति है या महानगरीय योजना समिति है। इसमें बताया गया है कि महानगरीय योजना समिति के 2/3 सदस्य महानगर क्षेत्र में नगर पालिका, महानगर क्षेत्र की नगर पालिका के निर्वाचित सदस्यों एवं पंचायत, यहाँ पंचायत की जगह पंचायतों होना चाहिए, पंचायतों के अध्यक्षों के द्वारा स्वयं में से चुने जाएंगे।
प्रत्येक महानगर क्षेत्र में विकास योजना का प्रारूप तैयार करने हेतु एक महानगरीय योजना समिति होगी। प्रत्येक महानगर के क्षेत्र में विकास योजना तैयार करने के लिए महानगरीय योजना समिति होगी। ये बात बिल्कुल सही लिखी गई है। यहाँ पर आपको जिला योजना समिति और महानगरीय योजना समिति में अंतर ये देखना होगा निर्वाचन के तरीके में। यहाँ 2/3 सदस्य महानगर क्षेत्र की नगर पालिका के सदस्यों, यहाँ पर नगर पालिका के सदस्य हैं और पंचायतों के अध्यक्ष हैं, किसमें? महानगरीय योजना समिति में। जबकि आप देखेंगे कि जिला योजना समिति के अंतर्गत दोनों के निर्वाचित सदस्य ही हैं, पंचायत और नगर पालिका के निर्वाचित सदस्य। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना होगा और अंतर करना होगा। जैसे जिला योजना समिति का प्रावधान 243 ZD में दिया गया है, उसी प्रकार से महानगरीय योजना समिति का प्रावधान 243 ZE के अंतर्गत देखने को मिलता है। इस प्रकार से इसके जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए बोथ 1 और 2। आगे बढ़ेंगे, आज का क्वेश्चन नंबर देखेंगे 21। इसमें आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर, स्थानीय नगर निकाय छावनी परिषद का प्रशासनिक नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? स्थानीय नगर निकाय का एक प्रकार है छावनी परिषद। भारत में 8 प्रकार के नगर निकाय देखने को मिलते हैं, उनमें से एक है छावनी परिषद। इसका प्रशासनिक नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? यह बात क्वेश्चन में पूछी गई है। राज्य सरकार के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा? तो छावनी परिषद का जो प्रशासन है वो केंद्र सरकार के द्वारा देखा जाता है और केंद्र सरकार में भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा यह देखा जाता है। तो इसमें जो समझने वाली बात यह है कि 2006 का 2006 का कैंटोनमेंट एक्ट है, एक कैंटोनमेंट एक्ट है। इसके माध्यम से जो छावनी परिषद का प्रशासन निर्धारित किया गया है उसके संबंध में प्रावधान देखने को मिलते हैं। इसमें यह व्यवस्था की गई है कि छावनी क्षेत्र में जो सिविल जनसंख्या रहती है उसका प्रशासन छावनी परिषद के द्वारा किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे और आज का क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 22, जो आपसे पूछ रहा है गलत युग्म बताना है। नगर पालिकाओं से संबंधित अनुच्छेद लिखे गए हैं और उसके बारे में आपसे पूछा गया है। 243T 243T सीटों का आरक्षण, 243 वित्त आयोग, 243Z नगर पालिकाओं का लेखा अंकेक्षण और 243ZA केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होना। यह वाला जो सीटों के आरक्षण संबंधी प्रावधान है जो टी में दिए गए हैं, यह बात बिल्कुल सही लिखी गई है। पंचायत में जो लिखा गया है वो लिखा गया है 243D के अंदर, यह पंचायत में आरक्षण का प्रावधान है। जबकि नगर पालिकाओं में देखेंगे तो वो 243T में लिखा गया है। वित्त आयोग 243 में लिखा गया है, बिल्कुल सही है। पंचायत के संबंध में जो वित्त आयोग है वो 243I में लिखा गया है। नगर पालिकाओं का लेखा अंकेक्षण 243Z में लिखा गया है, यह बात बिल्कुल सही लिखी गई है। पंचायतों का लेखा अंकेक्षण कहाँ पर दिया गया है? यदि आप हमारे लेक्चर को ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं तो आप उसका कमेंट सेक्शन में हमें बताएंगे आंसर, क्योंकि आपका पार्टिसिपेशन ही आपको एग्जाम में क्वालिफाई करा सकता है। और विकल्प डी में दिया गया है 243ZA केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होना। यह जो विकल्प दिया गया है ये गलत विकल्प है, तो इस प्रकार से इसका आंसर तो ये डी हो जाएगा। लेकिन हमें समझना होगा कि ZA के अंदर क्या दिया गया है। तो ZA में नगर पालिकाओं के चुनाव से संबंधित इलेक्शन का जो प्रोविजन है नगर पालिकाओं के, उनसे संबंधित प्रावधान 243ZA में दिखते हैं। जबकि केंद्र शासित प्रदेशों में नगर पालिकाओं संबंधी जो विषय हैं यानी 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 का संघ शासित प्रदेशों में लागू होने संबंधी जो प्रावधान है वो आपको देखने को मिलेंगे 243ZB। यहाँ हम जिन आर्टिकल्स को डिस्कस कर रहे हैं वो आर्टिकल आपसे किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, पहले भी पूछे जा चुके हैं, आगे भी पूछे जा सकते हैं। सारे आर्टिकल आप याद नहीं कर सकते हैं, लेकिन जितने आर्टिकल हम क्वेश्चन पेपर के माध्यम से डिस्कस कर रहे हैं उन आर्टिकल्स को आप बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनेंगे और आप उनको बहुत अच्छे से याद करेंगे, क्योंकि ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है और इनको याद करना ही पड़ेगा और कोई दूसरा रास्ता है नहीं इसके लिए। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 23, केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में गलत कथन का चयन करना है।
यूटी के संबंध में, यूटी यानी यूनियन टेरिटरीज के संबंध में गलत कथन आपको बताना है। इसमें बताया संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत के संघ क्षेत्र के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। आर्टिकल जो 1 है आर्टिकल 1 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है, उसमें यह बोल रहा है कि भारत के संघ क्षेत्र के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। दूसरा, केंद्र शासित प्रदेश वह क्षेत्र है जो केंद्र सरकार के सीधे नियंत्रण में होता है। यह बात बिल्कुल सही लिखी गई है। लेकिन जो भारत के संघ क्षेत्र की बात बोली जा रही है, इसमें केंद्र शासित प्रदेश नहीं आते हैं। लेकिन यदि ये भारत के संघ क्षेत्र के स्थान पर इसमें लिखा होता भारत का राज्य क्षेत्र, भारत का राज्य क्षेत्र, तो इसके अंतर्गत यूटी भी आते हैं। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि विकल्प नंबर 1 गलत हो गया, हमें गलत ही बताना था। तो दूसरा अगर हमारा सही है तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि संविधान के किस भाग के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन संबंधी प्रावधान किए गए हैं। संविधान के इस भाग के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन संबंधी प्रावधान देखने को मिलते हैं। भाग 5, भाग 6, भाग 7, भाग 8। भाग 5 और भाग 6 आगे हम डिस्कशन में देखेंगे, लेकिन इसका जो आंसर है वो है भाग 8। इसके जो आर्टिकल हैं ये भी आपको याद रखने हैं, 239 से 241 तक के आर्टिकल हैं, ये आपको याद रखना है, केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। 25 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को किस संविधान संशोधन के माध्यम से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, यानी कि जो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली था, इसे किस संविधान संशोधन के माध्यम से नेशनल कैपिटल टेरिटरी बना दिया गया। 73वें संविधान संशोधन, 74वें संविधान संशोधन, 69वें संविधान संशोधन या 70वें। तो 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन आप देख चुके हैं। इसका जो सही आंसर है वो है 69वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को वर्ष 1991 में नेशनल कैपिटल टेरिटरी बना दिया गया। इसमें केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित जो प्रावधान है वो 239 से 241 तक है। एनसीटी के संबंध में यानी नेशनल कैपिटल टेरिटरी के संबंध में जो प्रावधान है, विशेष प्रावधान, वो 239 डबल ए में देखने को आपको मिल जाएंगे। आगे बढ़ेंगे और आज का क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे हम। ट्वेंटी सिक्स में आपसे पूछा गया है कि भारत सरकार कार्यवाही आवंटन नियमावली 1961 की एक नियमावली है, भारत सरकार कार्यवाही आवंटन नियमावली, इसके अंतर्गत संघीय क्षेत्रों के विधिक, वित्त एवं बजट सेवाओं तथा उपराज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित सभी मामलों का नोडल एजेंसी कौन है। सबसे पहले आपको ये जान लेना है कि संघीय क्षेत्रों में विधेयक, वित्त एवं बजट सेवाएं, उपराज्यपाल नियुक्ति संबंधी जो प्रावधान है वो कहाँ से, किस एक्ट के माध्यम से या किस नियमावली से क्रियान्वित होते हैं। तो वो आपको जानना है कि भारत सरकार कार्यवाही आवंटन नियमावली 1961। कौन इसका नोडल एजेंसी है, तो आपको मैं बता दूं कि इसकी जो नोडल एजेंसी है वो केंद्रीय गृह मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसकी नोडल एजेंसी है। जितने भी गैर विधायिका वाले संघीय राज्य क्षेत्र हैं उनमें गृह मंत्री सलाहकार समिति और प्रशासक सलाहकार समिति का फॉरम है, उसके माध्यम से वहाँ का प्रशासन संचालित होता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ, जिसमें आपको संघीय क्षेत्र से संबंधित अनुच्छेद दिए गए हैं और उसमें आपको गलत युग्म का चयन करना है, गलत युग्म देखना है। 239 ए में दिया गया है संघीय क्षेत्र के लिए मंत्रिपरिषद, यानी संघीय क्षेत्र के लिए मंत्रिपरिषद कहाँ पर, दिल्ली में, पौंडीचेरी में, जम्मू एंड कश्मीर में, इन तीन में ही। क्यों? क्योंकि यहीं पर विधायिका है, विधानसभा का गठन यहीं पर किया गया है। 239 बी के अंदर आपसे बोला गया है प्रशासन में प्रशासक यानी वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है उसको अध्यादेश जारी करने की शक्ति। यदि आप ध्यानपूर्वक लेक्चर सुने हैं तो हमें बताएंगे कि गवर्नर की और प्रेसिडेंट की अध्यादेश जारी करने की शक्ति किन अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है। हम अगर ऐसे ही बोल देंगे अभी तो आपको बस सुनने को मिलेगा, आप लिखेंगे तो प्रयास करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। 239 ए बी के अंतर्गत संवैधानिक तंत्र फेल होने की स्थिति से संबंधित प्रावधान है। जैसे आर्टिकल 356 देखने को मिलता है, उसी प्रकार केंद्र शासित प्रदेशों में 239 ए बी के अंतर्गत यह प्रावधान देखने को मिलता है। जबकि 241 में दिया गया है संघीय क्षेत्र के विनियमन बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति, यह आपका गलत है। 241 में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए यूटीज के लिए हाई कोर्ट का प्रावधान देखने को मिलता है, यानी उच्च न्यायालय का। संघीय क्षेत्र के विनियमन बनाने में राष्ट्रपति की जो
शक्ति लिखी गई है, यह आपको आर्टिकल 240 के अंदर देखने को मिलेगी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन की, शेड्यूल एरिया और जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन की विशेष व्यवस्था की गई है? भाग 5, भाग 6, भाग 10, भाग 8। तो जो इसका जो आंसर आपको मिलेगा वो आपको मिलेगा भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन की विशेष व्यवस्था देखने को मिलेगी। यह आपको मिलेगा भाग 10 के अंदर। यहाँ पर एक आर्टिकल है 244, इसके अंदर आपको अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन की व्यवस्था देखने को मिलेगी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। 29 में पूछा गया है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत राज्यों को के अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में प्रावधान किए गए। बारे में यहाँ पर होना चाहिए प्रावधान और लिखा होगा, यहाँ पे टाइपिंग की मिस्टेक है। कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत राज्यों के अनुसूचित क्षेत्र व अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में प्रावधान देखने को मिलते हैं? अनुसूची 5, अनुसूची 6, अनुसूची 7, अनुसूची 8। तो इसका जो सही आंसर है वो है अनुसूची 5। इसके अंतर्गत अनुसूची 6 में दिए गए असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम एएमटीएम को हटाकर बाकी के राज्यों के अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में प्रावधान किए गए हैं। हम देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर 30। संविधान की अनुसूची 5 के तहत किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित यानी शेड्यूल एरिया घोषित किया जा सकता है, यह शक्ति किसे प्राप्त है? अनुसूची 5 के तहत। अनुसूची 5 के तहत पहले आपको यह ध्यान रखना है कि अनुसूचित क्षेत्र घोषित होता है किस अनुसूची के तहत? तो अनुसूची 5 के तहत। और यह अधिकार किसे प्राप्त है? तो इसका जो आंसर है वो आपको मिलेगा राष्ट्रपति के द्वारा इसका घोषणा की जा सकती है। लेकिन इसमें आगे प्रावधान यह जोड़ा गया है कि यदि इस अनुसूचित क्षेत्र को के जो क्षेत्र है घोषित किया हुआ है, इसे अगर हटाना है, रद्द करना है, तो इसका नया आदेश राष्ट्रपति राज्यपाल की सलाह पर जारी करेगा। इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31। 31 में भी आपसे अनुसूची 5 के संदर्भ में ही क्वेश्चन किया गया है। गठित जनजातीय सलाहकार परिषद। अब आपको एक तो क्वेश्चन यहाँ देखना है कि जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन किस अनुसूची के अंतर्गत होता है? तो वो अनुसूची 5 के अंदर। जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन अनुसूची 5 के अंदर, जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन अनुसूची 5 के अंदर किया जाता है, यानी शेड्यूल 5 के अंदर। अब देखेंगे इससे संबंधित जो प्रावधान दिए गए हैं उसमें है, इसमें कुल 20 सदस्य होते हैं, बिल्कुल सही लिखा है। परिषद के 3/4 सदस्य राज्य विधानसभा के अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधि होने चाहिए, बिल्कुल सही बात है। राज्य विधानसभा में जो अनुसूचित जनजातियों के जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उनमें से 3/4 सदस्य इस समिति के अंतर्गत होना, इस परिषद के अंदर होना चाहिए। परिषद वैसे राज्यों में भी गठित की जा सकती है जहां अनुसूचित जनजातियां तो हैं लेकिन अनुसूचित क्षेत्र नहीं है। ये थोड़ा सा लगेगा कंफ्यूजिंग है, लेकिन यह बात भी बिल्कुल सही लिखी गई है। जहां पर अनुसूचित जनजातियां तो हैं लेकिन अनुसूचित क्षेत्र घोषित नहीं है, वहां पर भी जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन किया जा सकता है। इस प्रकार से ये तीनों विकल्प सही लिखे हैं, तो इसका जो आंसर होना चाहिए वो ऑल ऑफ द एबव। आगे बढ़ेंगे और आज का क्वेश्चन नंबर देखेंगे 32। 32 क्वेश्चन नंबर में हमसे पूछा जा रहा है, स्वशासी जिलों को स्थापित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? स्वशासी जिले स्थापित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो हम अभी देखे हैं कि राष्ट्रपति को जो जनजातीय सलाहकार परिषद गठित करने का अधिकार दिया गया था, अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार था वो राष्ट्रपति को दिया गया था। अब पूछा स्वशासी जिला, तो यह जो स्वशासी जिला स्थापित करने का जो शक्ति है वो किसे प्राप्त है? तो अनुच्छेद जे आपका जो विषय है जिस शेड्यूल 6 के अंतर्गत आता है, और इसमें जो शक्ति मिली हुई है यह राज्यपाल को शक्ति प्रदान की गई है। स्वशासी जिला घोषित करने की शक्ति राज्यपाल को दी गई है।
आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। 33 में पूछा जा रहा है स्वशासी जिले का गठन किस अनुसूची के अंतर्गत किया गया है। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, अनुसूची 6 के अंतर्गत। यह वाला इसका आंसर होना चाहिए। 34 की तरफ हम मूव करेंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 34। इसमें आपसे पूछा जा रहा है स्वशासी जिले के लिए गठित जिला परिषद के संबंध में सही कथन का चयन करें। परिषद 30 सदस्यों से मिलकर बनेगी, यह बात बिल्कुल सही लिखी गई है। परिषद में 4 सदस्य राज्यपाल के द्वारा नामित किए जाएंगे और शेष 26 सदस्य वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित किए जाएंगे। यह बात भी बिल्कुल सही लिखी है कि 4 सदस्यों का तो चयन राज्यपाल के द्वारा होगा और शेष जो 26 सदस्य बचे रह गए वो वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित किए जाएंगे। निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, जबकि मनोनीत जो सदस्य होंगे उनका कार्य वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। ये तीनों ही बातें पूरी तरीके से सही लिखी गई हैं। इस प्रकार से जो स्वशासी जिलों में जिला परिषद का गठन होगा उसके संबंध में ये सारी बातें सही लिखी गई हैं। आगे बढ़ेंगे और इसका जो लास्ट क्वेश्चन है आज के डिस्कशन का वो हम देखेंगे। अनुसूची 6 के अंतर्गत किन किन राज्यों के शासन से संबंधी विशेष प्रावधान किए गए हैं। हम पीछे डिस्कशन में इस बात को डिस्कस कर चुके हैं कि अनुसूची 6 में कौन कौन से राज्य शामिल हैं। ए एम टी एम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ऑल ऑफ दी एबव। इस प्रकार से आज की डिस्कशन हमारी यहीं पर समाप्त होती है। आप लोगों को हमारा जो लेक्चर चल रहा है ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है। यदि आपको पसंद आ रहा है और आप इससे लाभान्वित हो रहे हैं तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया दें। हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार रहता है। यदि आप कमेंट करेंगे, आप पार्टिसिपेट करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। हमें भी महसूस होगा कि हम जिन लोगों को बता रहे हैं, जिन लोगों को गाइड करने का प्रयास कर रहे हैं वो लोग हमारे साथ पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।